तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए, वैसे भी आप सब जानते हैं कि पार्टनरशिप जो है वो किसी भी सिलेबस का हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो CA, CS, CMA हो, कोई भी एग्जाम हो अकाउंटिंग का, उसमें पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पार्टनरशिप में अलग अलग बातें होती है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, फंडामेंटल्स है, डेथ है, और सिमिलरली वैसा ही एक चैप्टर होता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखिए, फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब क्या? फर्म के डिसोल्यूशन का मतलब फर्म के बिजनेस को क्लोज कर देना, राइट। अब फर्म के बिजनेस को क्लोज करना बहुत सारी सिचुएशन में हो सकता है। सबसे पहले तो भाई सारे पार्टनर ही अगर चाहेंगे तो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस क्लोज हो जाएगा। कई बार पार्टनरशिप फर्म का जो पर्पस होता है वही खत्म हो जाता है, जिस पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनाई थी, तो फिर फर्म का बिजनेस खत्म हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट ऑर्डर कर देती कंपलसरी डिसॉल्व के लिए फर्म को, बंद करने के लिए बिजनेस को, ऐसा भी कई सिचुएशन होती है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं जब पार्टनरशिप आप अपने फर्म के बिजनेस को क्लोज करें, राइट। हम देखने वाले यहाँ पर उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब देखिए, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन का, उसमें हमको क्या करना पड़ता है। आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए, अगर आपका बिजनेस होता और आपका बिजनेस अगर बंद हो रहा होता तो आप क्या करते? जो आप करते बस वही पार्टनरशिप फर्म करेगी, वही सारी एक्टिविटीज होगी, और वो सारी एक्टिविटीज की जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग हमको देखनी है। अब एक्टिविटी क्या क्या होगी? देखिए, अभी तक आप बिजनेस चला रहे थे, अब बिजनेस को क्लोज करना है, तो बिजनेस में आपके पास बहुत सारी एसेट होगी। आपके पास बिल्डिंग होगा, मशीनरी होगा, स्टॉक होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, फर्नीचर होगा, ऐसे बहुत सारे आपके हो सकते हैं, डेटर्स होंगे आपके। तो आप क्या करोगे? इन सबको सेल करके पैसा वसूल करोगे, क्योंकि बिजनेस तो चलाना नहीं है। तो अब आपके ये किस काम के, राइट। आपने गाना सुना होगा ना, वो दिलीप कुमार साहब का नहीं, राजकुमार साहब का, किसका, कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, राइट। तो आपके लिए भी पार्टनरशिप फर्म के लिए कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि ये एसेट, ये लायबिलिटी मेरे काम की नहीं, किसी काम की नहीं। जब बिजनेस ही नहीं करना है तो क्या करेंगे? इन सब का बेचेंगे, इन सबको बेच करके पैसा वसूल करेंगे। हम डेटर है उनसे पैसा वसूलेंगे, स्टॉक को बेच देंगे, सारी एसेट को बेच देंगे। पहला स्टेप तो ये करेंगे। सेकंड स्टेप क्या करेंगे? देखिए, बिजनेस में अगर एसेट भी है तो लायबिलिटी भी होती है। तीन तो चीज होती है बिजनेस में, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। तो सेकंड नंबर आता है लायबिलिटी का। सारी लायबिलिटी को आपको पे करना ही पड़ेगा बिजनेस को क्लोज करने के पहले। आप चाहोगे भी नहीं करना तो वो आपको नहीं करने देंगे, बिजनेस क्लोज बिना लायबिलिटी को पे किए, राइट। तो वो आपसे पैसा वसूल करके रहेंगे, और आपको भी पैसा देना ही चाहिए, और हम भी दे करके रहेंगे। तो जितनी भी लायबिलिटी है बैलेंस शीट के, सबको हम रीपेमेंट कर देंगे। तो सारी एसेट से पैसा वसूलेंगे, लायबिलिटी को पे कर देंगे, तो सब कुछ खत्म हो गया। लास्ट में बच जाता है कैपिटल। तो थर्ड स्टेप हमारा यही होगा कि भाई जो कुछ बचा खुचा पैसा है वो सारे पार्टनर को दे दो। कितना दे दो? जितना उनका बनता है। फाइनली जितना उनको बनता है वो पैसा उनको दे दो, बात खत्म। तो तीन स्टेप हमको करने पड़ते हैं। एसेट को बेच करके पैसा वसूलो, लायबिलिटी को पे करो, और बाद में फाइनली पार्टनर लोगों को उनका पैसा दे दो, जितना जितना पैसा उन लोगों ने पार्टनरशिप फर्म में लगाया है। तो ये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोसेस तो हो गया, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना पड़ेगा बिजनेस को क्लोज करने के लिए? अकाउंटिंग में हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, अकाउंटिंग में यही पूरा काम करने के लिए, ये पूरा काम करने के लिए, सारी एसेट को बेचने के लिए और लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, हम इन सारी एसेट लायबिलिटीज को एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसका नाम देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। इस अकाउंट का नाम क्या दिया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बोलते हैं? सारी एसेट को वहां पे रियलाइज करना है, बेच करके पैसा वसूलना है। तो ऐसा अकाउंट जिसमें हम सारी एसेट को बेच करके पैसा वसूल करने वाले, उस अकाउंट को हम क्या नाम देते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद सारी एसेट लायबिलिटी को वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए, फॉर्मेट आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट का स्क्रीन पर, ये हम नया अकाउंट ओपन करेंगे। सारी एसेट्स को ट्रांसफर करना है, तो एसेट कहां पर आ जाएगी? पूरी की पूरी लाइन से डेबिट साइड में आ जाएगी, सारी एसेट डेबिट साइड में आ जाएगी। और लायबिलिटीज कहां जाएगी? क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहला स्टेप आप यही करेंगे, सारी एसेट और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में, राइट। अच्छा, हाँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिलेवेंट जो जुड़ी हुई चीजें वो सब कहाँ जाएगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगी। फॉर एग्जांपल, कैपिटल है उनका, वो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि एसेट को बेचना और लायबिलिटी को पे करना है ना, पार्टनर को थोड़ी हमको पैसा वहां पे देना है लोगों के सामने, वो तो हमारा इंटरनल मैटर है, राइट। तो हम पार्टनर की कैपिटल को रहने देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और अभी देखेंगे और क्या क्या प्लस माइनस होना है इसके अंदर। फाइनली उनको बाद में एक साथ पैसे देंगे, तो वो ट्रांसफर नहीं होगा।
बैलेंस शीट में अगर आपके पुराने कोई भी रिजर्व वगैरह पड़ा हुआ है, आपके कुछ भी रिजर्व वगैरह पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, पुराना प्रॉफिट है, पुराना लॉस है, वो सब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा, क्योंकि ना तो वो रियल एसेट है ना वो रियल लायबिलिटी है, वो बेसिकली किसका है, वो ऑनर्स का है, मालिकों का है, कैपिटल का है, तो वो सब चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ऑलराइट, तो रियलाइजेशन अकाउंट हम जब बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट पहले देख लेते हैं हम, फिर देख लेंगे जर्नल एंट्री। राइट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट आ गई, डेबिट में सारी लायबिलिटी आ गई, क्रेडिट साइड में। अब क्या करना है, एसेट्स को बेचना है। एसेट्स को बेचना है तो पैसा मिलेगा। जब रियलाइजेशन अकाउंट में ये सारी चीजें आई थी तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हुआ था, डेबिट साइड में आया था सब कुछ। अब जब एक एक करके एसेट जाएगी, बिकेगी यहां से, तो किधर आएगी, अपोजिट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में। राइट, तो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे जब एक एक करके एसेट से पैसा मिलेगा। अब देखिए, जब एसेट से पैसा मिलेगा तो दो बातें हो सकती है, ध्यान से सुनिए। या तो हमको कैश मिलेगा, हम मार्केट में बेच देंगे, पैसा मिल जाएगा। या कई बार ऐसा भी हो सकता है भाई हमारा ही कोई पार्टनर हमको बोल दे कि भाई अगर आप कोई एसेट बेचना ही है तो, और किसी को बाहर बेचोगे ही बेचोगे, तो उससे अच्छा मैं लेने में इंटरेस्टेड हूँ इस प्राइस पर, और हमको हमारा जो पार्टनर है वो बेटर प्राइस दे रहा है मार्केट से, तो फिर हम कई बार क्या करते हैं, उस एसेट को पार्टनर को ही दे देते हैं। वो पार्टनर वो एसेट को ले जा लेता है किसी एग्रीड वैल्यू पे, वो एग्रीड वैल्यू जिसपे वो भी तैयार है और फर्म भी तैयार है। राइट, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमको एसेट जा रही, तो ये तो कंफर्म है कि क्रेडिट साइड में आएगा। अगर आपको पैसा मिल रहा है तो हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में, बाय बैंक या बाय कैश। और अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो भाई पार्टनर से तुरंत हम थोड़ी से पैसे लेंगे कि एसेट ले लिया तो तुरंत पैसे निकालो करके, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम उसके कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे इतना पैसा, क्योंकि हमको तो अल्टीमेटली उसको पैसे देने ही है ना कैपिटल अकाउंट का, तो ठीक है वहीं एडजस्ट कर लेंगे, इतने का तुम एसेट ले गए करके, तो वहां लिख देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे कौन सी एसेट लेके गया है, और अमाउंट में आ जाएगा वो वैल्यू। अच्छा, एक और खास बात, जब रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर की गई थी तो वो कौन सी वैल्यू पे की जाएगी, बुक वैल्यू पे की जाएगी। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट्स पर जो वैल्यू दिख रही है उसी वैल्यू पे की जाएगी। बाद में भले वो किसी भी वैल्यू पर सेल हो, जो भी हो, लेकिन स्टार्टिंग में जब इस अकाउंट के अंदर आएंगे तो कौन सी वैल्यू पर आएंगे, बुक वैल्यू पे, बैलेंस शीट वैल्यू पे। राइट, अब जब बिक रहे हैं तो कौन सी वैल्यू पर जाएंगे, सेल वैल्यू पे, जिस वैल्यू पर सेल हुआ है। तो एसेट अगर कोई भी जाएगी तो दो बातें होगी, या तो कैश में या फिर पार्टनर ले जाएगा, तो कैश में होगा तो बाई कैश, पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर। सिमिलरली अब हम लायबिलिटी को भी पे करेंगे। जब हम लायबिलिटी को पे करेंगे तो फिर से दो बातें होगी, या तो हम कैश में पे करेंगे, ये कई बार कोई पार्टनर ही बोल देता है कि भाई ये लायबिलिटी को पे करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पे कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, ऐसा भी हो सकता है। राइट, तो फिर अगर आप कहाँ लिखेंगे, हम उसको सबसे पहले डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब लायबिलिटी आई थी तो रियलाइजेशन अकाउंट के किधर लिखा था, हम लोगों ने क्रेडिट साइड में लिखा था। तो रियलाइजेशन अकाउंट के उस समय लिखा था क्रेडिट में, आज जब पे करेंगे तो कहां पर लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो पे करेंगे तो टू कैश हम लिखेंगे वहां पर, और लायबिलिटी का नाम लिखेंगे और पेमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, जितना हम पेमेंट कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा हो। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि 50,000 की लायबिलिटी है, हमने उसे निगोशिएट करके 48,000 ही पे कर दिया, तो ठीक है फिर 48,000 ही आएगा। तो जो पे करेंगे हम वो वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी। तो अगर हमने खुद ने पे किया फॉर्म ने कैश में, बैंक में, तो आएगा कैश और बैंक। अगर कोई लायबिलिटी को पार्टनर ले गया तो वहां पर आ जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नाम। राइट, अब अगर रियलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हुआ, मतलब फर्म को डिसॉल्व करने में, ये सारे प्रोसेस को निपटाने में, सारी कार्रवाई को करने में अगर कोई भी एक्सपेंडिचर होता है तो हम उसको नाम देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और अगर ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है तो कौन से अकाउंट में डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा। डिसॉल्यूशन का अगर कोई भी खर्चा होगा तो। राइट, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस, जितना भी हमने पे किया वो लिख देंगे, जो भी खर्चा हुआ हमारा। अब देखिए एक और खास बात, कई बार क्या होता है कि कई एसेट बैलेंस शीट में नहीं होती है, बुक्स में नहीं होती है, पर रियल लाइफ में होती है। इसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। जैसे आप कल्पना करो आपके पास फर्नीचर था, आपने लगातार डेप्रिसिएशन लगाया यूज किया, एक दिन डेप्रिसिएशन माइनस करते करते उसकी वैल्यू जीरो हो गई, पर फिजिकली रियल लाइफ में तो एसेट रहेगी ना, ऐसा तो नहीं गायब हो जाएगी अचानक से। अब हो सकता है, इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट, मतलब एसेट है तो सही पर बुक्स में नहीं है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट ये हो सकता है कई बार सेल हो जाए। तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम सारी एसेट लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे तब ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर वही आता है पहला स्टेप में जो बैलेंस शीट में होता है, ये बैलेंस शीट में नहीं था तो नहीं आएगा। सेकंड, अल्टीमेटली लेकिन ये बिक रहा है, इससे 4 पैसे मिल रहे हैं, कुछ तो पैसा मिल रहा है हमको, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हमने जहां पर लिखा है बाय बैंक, सारी एसेट बिक रही है, वहां पर इसका अमाउंट भी लिख देंगे। क्योंकि अगर इसको बेचने से पैसा मिला है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा वहां पर,
जहां पर हम लिखते हैं कि सारी एसेट को बेचने से हमको पैसा मिला, वहां पर इसका नाम भी आएगा। इसका मतलब बुक्स चाहे बैलेंस शीट, कोई भी एसेट चाहे बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड हो या ना हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा मिल रहा है ना उससे, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। सिमिलरली कोई ऐसी लाइबिलिटी को भी हम पे कर सकते हैं जो अनरिकॉर्डेड हो, मतलब बुक्स में पहले नहीं थी, बैलेंस शीट में नहीं थी, लेकिन एंड में किसी बात का किसी ने कोई डिस्प्यूट कर दिया, उसका पैसा हमको देना पड़ गया, तो ऐसी भी कोई लाइबिलिटी हो सकती है जिसको हमको पे करना पड़ गया डिसोल्यूशन के टाइम में, लेकिन पहले बुक्स में नहीं थी। इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। इसका जब पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। ऊपर बैलेंस शीट में जब एसेट लाइबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं तब नहीं आएगा, क्योंकि तब तो वही आता है जो बैलेंस शीट में होता है, लेकिन उसके बाद हम जरूर क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ऑलराइट, तो जब भी पे करेंगे टू कैश करके पे कर देंगे, पेमेंट ऑफ द अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो फाइनली रियलाइजेशन अकाउंट का ये जो होगा, इसको हम बैलेंस निकालेंगे आखिरी में। आखिरी में हम चेक करेंगे एक बार जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी, उस सबका एडजस्टमेंट करने के बाद में कि जितनी भी एसेट थी बैलेंस शीट की वो सेल हो गई कि नहीं हुई है। नहीं हुई है तो फिर हमको अपने हिसाब से कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी का तो कंपल्सरली करना पड़ेगा। लाइबिलिटी का मान लीजिए क्वेश्चन ने बोला ही नहीं कि पे करना है, तो भी आपको अंडरस्टूड सी बात है कि पेमेंट कंपल्सरली करना है बुक वैल्यू पे। क्यों पेमेंट करना है आपको? क्योंकि भाई बिना लाइबिलिटी को पे किए आप बिजनेस को बंद कर ही नहीं सकते। तो लाइबिलिटी के बारे में कुछ कहा जाए या ना कहा जाए, आपको हर हाल में कंपल्सरी पे करना है। तो आपको एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन चेक करके देखना है, बिफोर क्लोजिंग द रियलाइजेशन अकाउंट यू हैव टू चेक वेदर ऑल द लाइबिलिटीज आर पेड और नॉट। इफ देयर इज एनी लाइबिलिटी विच इज आउटस्टैंडिंग वी हैव टू पे। ओके, सो अब रियलाइजेशन अकाउंट का हम लोग क्या कर देंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे, इसको क्लोज करेंगे। अगर क्रेडिट है ज्यादा और डेबिट है कम, इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा प्रॉफिट, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर डेबिट है ज्यादा और क्रेडिट है कम, तो ये हो जाएगा लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस, अल्टीमेटली जाएगा कहाँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि आज तक के सारे प्रॉफिट लॉस कहाँ गए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो ये प्रॉफिट लॉस भी चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसको ट्रांसफर कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, और फाइनली बाद में पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी एंट्रीज को ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की भी और सब कुछ। और जब बचेगा वो पैसा उनको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दे देंगे। हर पार्टनर को उतना पैसा मिल जाएगा। लास्ट में आपका जो कैश अकाउंट है, जो कैश अकाउंट, वो हर हाल में टैली होना चाहिए। मतलब उसमें जितने पैसे आए थे उतने ही पैसे पार्टनर को देने में चले जाएंगे, ना ₹1 ज्यादा बचेगा ना ₹1 कम बचेगा। अगर वो टैली है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका क्वेश्चन करेक्ट बनेगा। ऑलराइट, देखिए ये हुआ रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका कंसेप्ट। अब देख लेते हैं हम जर्नल एंट्री। वैसे तो पहले जर्नल एंट्री समझनी चाहिए, क्योंकि जर्नल एंट्री से बनता है अकाउंट्स और अकाउंट से बनता है जर्नल एंट्री। अकाउंट बनता है जर्नल एंट्री से, राइट। तो पहले तो जर्नल एंट्री देख लीजिए, चाहिए, लेकिन फिर भी हमने पहले अकाउंट डिस्कशन में लिया। फटाफट चलिए जर्नल एंट्री देख लेते हैं। एकदम लॉजिकल जर्नल एंट्रीज है। चलिए नोट्स में देखता हूं कौन कौन से ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री। सबसे पहला, व्हेन ऑल द एसेट विल बी ट्रांसफर इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। जब सारी एसेट को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो आप देखिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को कर देंगे जर्नल एंट्री में डेबिट। टू क्या करेंगे, एसेट्स। जो एसेट्स आई, टू एसेट्स। अब फर्नीचर आया तो टू फर्नीचर हो जाएगा, मशीनरी आया तो टू मशीनरी हो जाएगा, बिल्डिंग आया तो टू बिल्डिंग हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। सेकंड, व्हेन ऑल द लायबिलिटीज विल बी ट्रांसफर्ड। सारी लायबिलिटी को जब ट्रांसफर करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट देखिए क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है अकाउंट के अंदर में। तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, तो बाकी लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, ऑल लायबिलिटीज डेबिट हो जाएंगी। तो ये बन गई सेकंड जर्नल एंट्री। अगर आपके पास कोई भी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, राइट, डेप्रिसिएशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, जेएलपी रिजर्व है, ये सारी चीजें हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व मैंने गलती से बोल दिया, वो नहीं, ये सारी चीजें हैं। मतलब अगर आपके पास रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट है, डेप्रिसिएशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और जेएलपी रिजर्व है, तो ये सब हो जाएंगे डेबिट, और ये सब कहां पर आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो ये हो गई तीसरी जनरल एंट्री। ना इसके बाद जब एसेट्स को हम बेच देंगे तो हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और टू कहां से आ रही है, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। अब आप भूल जाइए कि एसेट को बेचने से पैसा मिल रहा है तो एसेट क्रेडिट होगा। एसेट वैसेट सब किसके पास चले गया, रियलाइजेशन अकाउंट के पास चला गया। तो अब कोई पैसा आ रहा है, मतलब कहां से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। किसी लायबिलिटी को पे करेंगे तो कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कैश जा रहा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। डेबिट कौन होगा, रियलाइजेशन। चाहे किसी भी लायबिलिटी को पे करो आप, डेबिट होगा रियलाइजेशन। क्यों, क्योंकि सारी लायबिलिटीज कहां चली गई है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर चली गई है। तो अब जो भी आपको करना है, लेना देना करना है, वो रियलाइजेशन अकाउंट से करना पड़ेगा। ना मान लीजिए
पार्टनर कोई है हमारा, वो किसी एसेट्स को ले जा रहा है। अब पार्टनर किसी एसेट्स को ले जा रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। क्यों? क्योंकि वो कुछ ले जा रहा है, रिसीवर है, हम उसको डेबिट कर देंगे। टू कहाँ से करेंगे? अगर एसेट ले गया तो कहाँ से ले गया? रियलाइजेशन अकाउंट से ले गया, तो टू हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। मान लीजिए हमारा पार्टनर कोई लायबिलिटी को ले जा रहा है, तो लायबिलिटी को ले जा रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, उतना अमाउंट उसे कैपिटल में जोड़ना पड़ेगा, क्रेडिट करके रखना पड़ेगा, राइट। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और लायबिलिटी को ले जा रहा है मतलब कहाँ से ले जा रहा है? रियलाइजेशन से ले जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, राइट। अगर कैपिटल अकाउंट के बदले करेंट अकाउंट बन रहा है तो करेंट अकाउंट हो जाएगा। नाउ अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ कि किसी लायबिलिटी ने किसी एसेट्स को ले लिया पार्ट पेमेंट में, जैसे मान लीजिए लोन था, राइट, वो लोन वाले ने हमारे फर्नीचर को ले लिया पार्ट पेमेंट में, ठीक है, तो हम इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है ये। अगर कोई भी एसेट और कोई भी लायबिलिटी आपस में कंपनसेट हो रही है कि लायबिलिटी ने अपने पेमेंट के बदले एसेट्स को ले लिया, तो वो आपस में मिलकर के क्या हो जाएंगे? खत्म। इसकी कोई जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्री तभी पास होगी जब हम उनको कुछ पेमेंट करेंगे या उनसे कुछ पेमेंट मिलेगा, बस तो ही जर्नल एंट्री पास होगी। आपस में लायबिलिटी और एसेट मिलके खत्म हो जाएंगे, कोई जर्नल एंट्री इस बात की पास नहीं होगी। ये समझ लीजिए वो दोनों कंपनसेट हो गए आपस में, अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ये ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री पास नहीं होगी। अनरिकॉर्डेड एसेट को अगर पार्टनर ने ले लिया तो अनरिकॉर्डेड एसेट को अगर पार्टनर ने ले लिया या हमने सेल कर दिया, अगर हमने कैश में सेल कर दिया तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अनरिकॉर्डेड एसेट अगर बिकेगा तो एंट्री जरूर होगी, तो कैश अगर आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। टू कहाँ से आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से, तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और अगर उसको पार्टनर ले गया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कैश के बदले। ऑलराइट, सिमिलरली मान लीजिए अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको हमने पे कर दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, पैसा हमारे पास से जा रहा है इसलिए कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और कैश अगर ये लायबिलिटी को पे करने का जिम्मा किसी पार्टनर ने ले लिया तो कैश के बदले कौन आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे कर दिया तो कैश जा रहा है हमारे पास से, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और इसके बाद व्हेन पार्टनर्स लोन पेड ऑफ, अब देखिए जो पार्टनर का लोन होता है, कभी कभी क्या करते हैं पार्टनरशिप में हम अपने पार्टनर से ही लोन ले लेते हैं। अब क्या करें पार्टनर के लोन का? दो ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट नंबर 1, या तो इसको भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दो, जैसे हमने दूसरी लायबिलिटी को ट्रांसफर किया वैसे इसको भी कर दो और वहीं पे कर दो। पर ये अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम वहां पर क्या कर रहे हैं? आउटसाइडर वाली लायबिलिटी को लिख रहे हैं। पार्टनर को हमने लोन लिया है, वो आउटसाइडर है कि हमारा इंटरनल है, हमारा अपना है इंटरनल है, उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ को हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखे, परायों के बीच में लिखे, अच्छा नहीं लगता है। तो हम उसको सेकेंड अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है? सीधे कैश अकाउंट से उसका पेमेंट कर दीजिए। तो कैश और बैंक अकाउंट हम जो बनाते हैं डायरेक्टली उसका पेमेंट कर देंगे वहीं पर। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये हो गया, कोई भी पार्टनर ने अगर हमको लोन दिया है तो उसका ट्रीटमेंट ध्यान से याद रखिएगा। पार्टनर के लोन के दो अल्टरनेट ट्रीटमेंट है, सही तो दोनों हैं, या तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो किसी दूसरी लायबिलिटी की तरह वहां पे कर दो, और या फिर डायरेक्टली क्या कर दो? उसको पे कर दो कैश अकाउंट से। और लास्ट में फाइनली पार्टनर लोगों का जितना भी पैसा बचता है उसको क्या कर दो? उनको पे कर दो। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी उसकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। और अगर किसी पार्टनर को लाना पड़ रहा है उल्टा घर से पैसा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यूजुअली ऐसा होता कम है, नॉर्मली डिसोल्यूशन के टाइम में सब पार्टनर का थोड़ा थोड़ा पैसा पार्टनरशिप फॉर्म पे बचता ही है जो लास्ट में घर ले जाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखिए ये था जर्नल एंट्री डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम में क्या क्या जर्नल एंट्री हम पास करते हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शन की, सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की, रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने की। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा है, कंसेप्ट कैसा है। देखिए इस रियलाइजेशन अकाउंट को यूं समझ लीजिए कि एक प्रकार का रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? चौराहा है, सर्कल है। कैसे सर्कल? एक प्रकार का पार्टनरशिप है रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि क्या होता है कि आज अगर सपोज आपको कोई भी एसेट लायबिलिटी को बेचना है मान लीजिए, तो बेचने के लिए आप कहाँ ले जाओगे? मार्केट में ले जाओगे, चौक में ले जाओगे, भीड़ वाले एरिया में ले जाओगे, राइट। सबको ले आके वहाँ खड़ा करोगे, सारी एसेट्स को बेचोगे, वहाँ पर जो पैसा आएगा सारे लायबिलिटी वालों को फ़ोन करके बुलाओगे, पैसा लेना अपना अपना यहाँ पे आ जाओ। तो सारे एसेट को बेचने के लिए ले जाओगे, सारी लायबिलिटी को पे करने के लिए वहाँ पर बुलाओगे, राइट। तो एक प्रकार का समझ लीजिए वो क्या है? चौराहा है, चौक है।
जहाँ पर आप सारी एसेट लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारी एसेट लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पर एसेट्स को बेच करके पैसे वसूल करते हैं, लाइबिलिटी को तुरंत पे करते हैं वहाँ पे, राइट। आप इसको समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये था कंसेप्ट, क्या होता है डिसोल्यूशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब भी आप किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला स्टेप तो हम यही करेंगे कि सारी एसेट लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। बैलेंस शीट के अंदर में जितने आइटम है सब कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देखिए एसेट लाइबिलिटी चले जाएंगे रियलाइजेशन में, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब पार्टनर के कैपिटल, वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बन जाएगा। पुराना कोई भी अगर रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, तो वो सब भी कहाँ चला जाएगा, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। जैसा पार्टनरशिप में हम हमेशा करते हैं, कोई भी रिजर्व या कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस है तो पार्टनर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो उनके रेशियो में, और जो कैश होगा अकाउंट का बैलेंस होगा वो चला जाएगा कैश अकाउंट में। ऑलराइट, तो ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सेकेंड, सारी एसेट को बेचो। थर्ड, सारी लाइबिलिटी को पे करो। और फोर्थ, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो। अगर एक्सपेंसेस है तो उसको भी लिखो और प्रॉफिट लॉस निकाल करके बांट दो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। एंड लास्ट स्टेप, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लास्ट में जो बचेगा सबको उनका पेमेंट कर दो। तो ये था प्रोसेस, कैसे बनाते हैं हम डिसोल्यूशन में, पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ऑलराइट, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं आपको अलग दूसरे वीडियोस में पूरे एक्सप्लेन करूंगा लाइन से, तो वो वीडियोस में हम प्रैक्टिस करेंगे कि प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करना है, कैसे सारे अकाउंट्स को बनाना है, तो आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाइट बोर्ड में सारे क्वेश्चंस बना करके। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये सारा जो मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी दूसरे टॉपिक के जरूर देखिएगा ज़रूरत पड़ने पर। थैंक यू वेरी मच।